हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे तीसरा पेपर साल लोग कराएंगे हम, और ये लास्ट पेपर हमारा होगा। इसके बाद जो है कि मतलब कि आज 27 डेट हम लोगों की है। 27 के बाद 28 भी जो है कि हो सकता है कि आज पूरा ना हो पाए तो कल भी यही रहेगा, और अगर ख़त्म हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो है कि 29 तारीख को आपका पेपर ही है। फिर मैं कल शाम तक एक वीडियो लेकर के आएंगे कैसे हम लोगों को क्या करना है परीक्षा के अंतर्गत। तो देख लेते हैं। ये पेपर सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं 2021 का, और इसका जो कोड है 324EX है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है पहले उनको देखते हैं। इसमें टोटल जो पहला क्वेश्चन होता है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और सब एक एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि समुच्चय सेट ऑफ 1 2 3 सेट ऑफ 1 2 3 में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। एक ये रिलेशन दिया गया है और इस रिलेशन के अंतर्गत जो एलिमेंट हैं वो 1, 2 है, 2 2 1 1 2 2 1 1 ये सब है, और 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 और क्या है 3 2। और इसमें क्या कह रहा है, यह संबंध R। पहला ऑप्शन दिया है स्वतुल्य तथा समित किंतु संक्रामक नहीं, और स्वतुल्य संक्रामक है किंतु समित नहीं, समित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं। ये सारी बातें यानी कि सब मिला जुला करके हमें स्वतुल्य, समित और संक्रामक ये तीनों की हमको जांच करनी है, और देखेंगे क्या होगा तब ऑप्शन इसमें से खोजेंगे कौन जो है कि मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता की बात कर लें, तुल्यता की बात कर ले रहे हैं। तो स्वतुल्यता में अगर देखें ये है कि नहीं है, तो ये जो हमारा सेट है इस सेट में जो एलिमेंट है उसका डबलेट इसमें होना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि 1 1 इसमें होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तो उसको हम स्वतुल्य कह देंगे। तो 1 1 है और 2 2 है, 3 3 है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य के बाद समितता की बात कर लें, मितता। तो समितता में क्या होता है, इसको तो चेक ही नहीं करना है, ये और ये, इसको हमें चेक ही नहीं करना है, बाकी को हमको देख लेना है, और इसके साथ भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। अब देख लेते हैं इसमें एक हमारा, अगर इसको सीरियल नंबर से हम लिख लिए होते तो बेटर हो गया होता। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है 1 2, तो 1 2 अगर है तो इसमें से देख लें 1 2 है तो 2 1 इसमें होना चाहिए। अगर समित की बात करेंगे 1 2 है तो 2 1 इसमें होना चाहिए। देख लेते हैं 1 2 2 1 का इसमें है नहीं है, क्योंकि इसमें जो ए बी है अगर हमारा बिलोंग करता है आर से तो ये इम्प्लाई करता है बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो हम कहते हैं कि आर क्या है, स्वतुल्य है। तो 2 1 इसमें है ही नहीं कहीं, 2 1 अगर नहीं है तो कह देंगे कि समित नहीं है। अब उसका संक्रामक की बात कर लें, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करे आर से तथा बी सी भी बिलोंग करे आर से, अगर बी सी भी आर से बिलोंग करे तो इम्प्लाई करता है कि ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देख लेते हैं ये 3 तो हमें चेक ही नहीं करना है। ये देख लें 1 2, तो 2 से तो कोई चालू है कि नहीं है, ये ही हमारा बच रहा है, ये और ये और ये, बस इसी में हमको चेक करना है। तो चलें, इसके साथ तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, यही मिल जाता है डायरेक्टली। तो 1 2 के साथ कोई चालू नहीं है, तो 2 ठीक है, नहीं है। अब उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद इसको देख लेंगे तो 1 3, तो 3 से कोई चालू है तो ये तो नहीं है, ये है, तो 1 2 इसमें है राइट है, तो ये इससे लागू हो गया। फिर उसके बाद आप इसको लेंगे तो 3 2, अब 2 से चालू कोई है इसमें, ये इसको देखना ही नहीं, इसको नहीं देखना है हमको। तो 3 2, तो 2 से कोई चालू है कि नहीं है, तो इसका मतलब कि संक्रामक है। ये क्या है, संक्रामक है, क्योंकि अगर ये होगा तथा ये होगा तब इसको खोजते हैं, और नहीं तो सिर्फ ये है ये नहीं है तो नहीं खोजते, डायरेक्टली हम कह देते हैं कि संक्रामक है। तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, स्वतुल्य है, समित नहीं है, संक्रामक है। चेक करते हैं, इसको देखते हैं कौन सही है।
तो इसमें जो है ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, स्वतुल्य है संक्रामक है किंतु समित नहीं है। स्वतुल्य संक्रामक है किंतु समित नहीं है, तो यहाँ पर इसके आंसर के अंतर्गत, हल के अंतर्गत लिख देंगे सेकंड, और लिख देंगे यहाँ पर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। यहाँ पर जो लिखा है वही लिख देंगे, एकदम सेम टू सेम उतार देंगे। स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है। चल देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, उसी का ख में आते हैं। ख का स्टेटमेंट ये है, समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का मान है, ये इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का मान है। फर्स्ट है 1/x प्लस सी, और सेकंड है x log x माइनस एक्स प्लस सी, थर्ड है x log x प्लस सी, और फोर्थ है x log x माइनस log x। तो इसको तो हम क्लास में ही याद करवा चुके हैं कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है। अगर नहीं तो करके भी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, 1 का मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड फंक्शन कर देंगे। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, तो ये हो जाएगा इसका समाकलन x log x और माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन, तो ये हो जाएगा x log x और माइनस ये इससे कट जाएगा, तो O1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो x log x माइनस x log x माइनस एक्स प्लस क्या होता है, c होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड, और जो है उसको लिख देंगे क्या है ये x log x माइनस एक्स प्लस सी। चलते हैं c पर। इसी का ग है पहले का, कह रहा है कि अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस dy/dx का क्यूब प्लस y⁴ इक्वल टू 0 की घात पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम आर्डर की पावर देखते हैं। तो मैक्सिमम आर्डर वाला ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये वाला। इसका आर्डर कितना है 2, तो इसकी पावर बस देख लें कितना है, इसका पावर कितना है 1, तो इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ग के सॉल्यूशन में ये कौन है फर्स्ट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। आगे देखते हैं घ का स्टेटमेंट बस पढ़ करके हम सुना रहे हैं। कह रहा है कि f ऑफ x बराबर x क्यूब द्वारा परिभाषित फलन जो है f सच दैट n मैप्स n है। तो कह रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो एकाकी और आच्छादक है, दूसरा बहुएक और आच्छादक है, तीसरा एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, और चौथा न तो एकाकी न तो आच्छादक। तो सबसे पहले बस सब मिला जुला करके एकाकी बहुएक की जांच करनी है और अंतःक्षेपी आच्छादक, यही हमको चेक करना है। तो सबसे पहले एकाकी आच्छादक के लिए कंडीशन ये होती है कि इस डोमेन से 2 एलिमेंट ले लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी, और उसको मान लें कि माना उस पर f ऑफ x1 लेस देन जो है f ऑफ x2 के है, और वो अगर इम्प्लाई कर देता है कि लेस देन कर रहे हैं, f ऑफ x1 बराबर कितना ले लेंगे f ऑफ x2, और ये इम्प्लाई कर देगा x1 बराबर x2 को। तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है 1 है, एकाकी है, अदरवाइज क्या कर देंगे कि वो मिनिमम है, बहुएक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, अगर इसका ग्राफ हमारा बना लेते हैं, इसका जो ग्राफ होता है हमारा, ये ग्राफ अगर बना लेते हैं ये, और देख लेंगे कि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचने पर, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचने पर अगर इस ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पर वो लाइन कट करती है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो हमारा वो है वो एकाकी है, अदरवाइज बहुएक। तो ये क्या है एकाकी है, क्योंकि एक ही जगह पर ये कट ही कर रहा है ग्राफ को, तो एकाकी तो है, ये एकाकी है। दूसरी बात, आच्छादक के लिए कंडीशन क्या होती है, तो आच्छादक के लिए कंडीशन ये होती है कि ये जो हमारा है नेचुरल नंबर, हमारा ये जो है क्या है, इसका जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन जो हमारा नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं, मैं कहूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये, और यहाँ पर ये कितना है -1, डोमेन लिख रहे हैं, डोमेन -1 तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन जो हमारा होगा, ये x का मान इधर हमको लेना है। और ये जो हमारा दिया था नेचुरल नंबर से नेचुरल में, तो ये वाला तो ग्राफ होगा नहीं हमारा, ऊपर वाला बस हो जाएगा। तो देख लें जो हमारा x है 1, तो 1 पर इमेज तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 पर ही मिलेगा, ऐसे अगर इसको करते चले जाएंगे तो 2 पर ही मिलेगा, 3 पर, सब पर मिलेगा। लेकिन 1 और 2 के बीच में जो है 1 और 2 के, ये देख लेते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की मैं बात कर लेता हूँ।
ये 1 2 3 4 5 6 ये सम हमको लेना है। तो यहाँ पर देख ले यक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 इमेज मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 27 मिलेगा। तो 1 और 8 के बीच में जो नेचुरल नंबर है 2 3 4 5 6 7 बच गया ना। तो अगर कुछ ऐसे एलिमेंट इसमें बच जाते हैं जो इसके किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में कहते हैं इसको अंतःक्षेपी। अब देख ले रहे हैं कि कौन ऑप्शन इसमें से राइट होगा, चेक कर लेते हैं इसमें। तो लिखा हुआ है कौन सा है ये, सॉरी घ ना, ग में तो लिखे हैं ना, हाँ घ है एकैकी और आच्छादक गलत, बहुएक आच्छादक गलत, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, यही राइट होगा। ये एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो ऑप्शन इसमें जो है तीसरा सही है। यहाँ पर लिख देंगे थर्ड, और इसके अंतर्गत क्या लिख देंगे, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं है, क्या है, अंतःक्षेपी है। एकैकी किंतु आच्छादक नहीं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी। तो चले देखते हैं इसका अंग हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एकदम छोटा सा प्रश्न है, ये 10 सेकंड का प्रश्न है, इसलिए मैं इसको बस बता दे रहा हूं। कह रहा है कि किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1, ये रेखा है y बराबर x प्लस 1, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। मतलब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम इसका, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ये, और ये जो लाइन है सपोज कर लेते हैं यही वो लाइन है ये। तो पूछ रहा है किस पॉइंट पर स्पर्श रेखा है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जिस पॉइंट पर स्पर्श रेखा ये है परवलय के, वो पॉइंट दोनों पर होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो ये पॉइंट पूछा जा रहा है, तो बस बिना लगाए इस पॉइंट को देख लेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट इन दोनों को संतुष्ट करता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 1 रख करके देख लेते हैं। एक्स का मान 1, वाई का मान 2, तो वाई का मान 2 रख लेंगे, एक्स का मान 1 रख लेंगे। तो ये संतुष्ट तो इसको कर रहा है, इसको भी करना चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा, और ये बराबर एक्स का मान 1 4। तो इसका मतलब यही संतुष्ट करेगा, बाकी कोई संतुष्ट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, फर्स्ट। और ये हम पूरा विधिवत जो है कि क्लास में इसको देखा गया, इसलिए बच्चे समझ पा रहे होंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट, 1, 2। आगे चलते हैं, चलें अब दूसरे का क देखते हैं। दूसरे के क में इसमें जो हमको निर्देश देता है कि सारे प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है कि 1 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शनल सॉल्व नहीं है, आंसर हमको देना पड़ेगा। तो कह रहा है कि साइन इनवर्स ए प्लस कास इनवर्स ए का मान होगा, ज्ञात कीजिए। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, सिंपल यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स ए प्लस कास इनवर्स ए, तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ, ये हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, π/2 लिख देंगे, और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए दूसरा का ख पढ़ते हैं। कह रहा है ख में कि यदि x प्लस वाई मैट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2 -4 0 6 तथा x माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 4 2 -6 8 है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, इसको हम लिख देंगे 1, और इसको क्या लिख देंगे 2। 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 धन 2 से जोड़ेंगे, तो ये पोर्शन कटेगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देंगे, 4 2 6, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 8 6 14। 2 से काट लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से प्रत्येक में इसमें भाग करने इधर आएगा, तो 3 -1 -3 7। अब इस x का मान ले जाकर के किसी एक में रख दे रहे हैं, 1 से कितना बराबर, y बराबर, तो y बराबर ये जो हमारा मैट्रिक्स है 2 -4 0 6 माइनस ये वाला जो x है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ। तो ये 3 -3 और -1 7 चालू कर देंगे, तो 2 में से 3 जाएगा -1, और -4 में से -1 जाएगा, तो -3
और 0 में से -3 जाएगा 3, 6 में से 7 जाएगा -1, यही हमारा आ जाएगा ये y बराबर। तो लिख देंगे यहाँ पर इसलिए x बराबर और ये y बराबर। तो x का जो मान है 3 - 3 3 - 3 -1 7 और y बराबर है -1 3 -3 -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग देखते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर 2i का कैप -3j का कैप प्लस 5k का कैप तथा वेक्टर b इक्वल टू 5i का कैप प्लस j का कैप माइनस k का कैप हो तो a प्लस b डॉट a माइनस b की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। चलो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि लगाने के बहुत तरीके हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे फिर घटा लेंगे और डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। एक तरीका ये है, नहीं तो ये भी होता है मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। इससे भी लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, इसका जब हम निकालेंगे मॉड तो √4 प्लस 9 प्लस 25 और इसका क्या है स्क्वायर है माइनस ये मॉड ऑफ b, तो करड़े में 25 1 और इसका क्या है स्क्वायर। ये है 25 5 30 8 38 और माइनस 25 26 27, तो ये 27 3 8 3 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और तरीका था, बस इन दोनों को जोड़ लिए होते, मैंने a वेक्टर a प्लस वेक्टर भी निकाल दिए होते और वेक्टर a माइनस वेक्टर भी निकाल दिए होते, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए होते तो भी 11 ही आया होता। आगे चलते हैं। चलिए दूसरे का घ देखते हैं। कह रहा है अवकल समीकरण e⁻y प्लस 1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल करने के लिए कह रहा है, सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, dy/dx निकाल करके पहले देख लेते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल में हो जा रहा है कि नहीं। तो ये है e⁻y प्लस 1 और इंटू cos x dx इक्वल टू माइनस e⁻y sin x ये dy। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये जो dx वाला पोर्शन है इसके तरफ एक तो ये है पहले से ही, इसको इधर कर ले रहे हैं, तो cos थीटा बटे में sin थीटा कितना हो जाएगा cot x dx हो जाएगा, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं माइनस e⁻y और अपान e⁻y प्लस 1 और यहाँ पर क्या लिख दें dy लिख दें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। इसी को क्या कर लें इंटीग्रेट हम कर दे रहे हैं, देख लें ये वेरिएबल सेपरेबल बदल चुका है, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx और इक्वल टू माइनस को पीछे कर लेते हैं e⁻y अपान e⁻y प्लस 1 और ये क्या है dy। इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 और माइनस 1, तो 1/, ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, अगर हम क्या कर लेते हैं कि इसको मानेंगे, एक काम इसको कर लेते हैं, इसका तो हम लोग log sin x पर लिख दे रहे हैं, cot x का होता है log sin x, ये तो इधर तो हो गया, लेकिन इसमें से हम e⁻y से ऊपर नीचे हम भाग कर दे रहे हैं, e⁻y से ऊपर नीचे अगर हम क्या कर दे रहे हैं, नहीं सॉरी, इसको मान लेंगे हो जाएगा भाई, इसको लेट कर लिया जाए, माना लेट e⁻y प्लस 1 इक्वल टू कितना मान लेंगे t, तो इसका कितना हो जाएगा e⁻y हो जाएगा और ये dy इक्वल टू कितना के dt के। तो अब हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा log sin x और इक्वल टू यहाँ पर रख लेते हैं पहले माइनस e⁻y dy का मान कितना है dt है और बटे में कितना हो जाएगा t हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा log t हो जाएगा, यानी कि log sin x इक्वल टू माइनस log t और प्लस log c कर दे रहे हैं, तो इसको लिख देंगे log sin x इक्वल टू log c/t, log से log को हटा लेंगे तो sin x इक्वल टू कितना आ जाएगा c/t आ जाएगा, तो c बराबर t इंटू साइन एक्स हो जाएगा। t का मान रख लेते हैं, t का मान है e⁻y प्लस 1, तो c बराबर e⁻y प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा sin x, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
ये भी जो दिया गया है दूसरे का अंग, ये भी क्लास 11th में ऐसे सवाल हम लोगों को मिलते हैं, कहीं 12 के ऐसे, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आसान सवाल है इसलिए इसको भी बता दे रहे हैं। कह रहा है कि असमीका 3 × x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 × x - 3 को सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हल कीजिए। तो हल करना है और वेरी सिंपल, मतलब इसमें कुछ दम है नहीं, x वाले पोर्शन को एक साइड कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 3 लेस देन आर इक्वल टू 2x माइनस कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा। अब इस x को इधर लेकर के आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x - 2x लेस देन आर इक्वल टू, ये -6 पहले से है और ये जाकर के +3 इधर हो जाएगा। अब x में से 2x जाएगा तो x लेस देन आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -3 के। तो या तो आंसर हम यही लिख दें, या तो आंसर यही लिख दें, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 से कम है ना, इसका मतलब हो जाएगा -∞, और ये 3 पर क्लोज्ड इंटरवल का साइन लगाएंगे और उससे कम इन्फिनिटी तक x का मान जाएगा, तो सॉरी -∞ तक, तो -∞ पर ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ये हमारा ये भी आंसर लिखा जा सकता है। चलो देखते हैं आगे, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो तीसरे का क है, कह रहा है यदि a बराबर सेट ऑफ 1 2 3, b बराबर सेट ऑफ a b c d हो तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि अगर एक सेट है जिसमें नंबर है सेट ऑफ सेट a इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं m है, और नंबर ऑफ सेट b इक्वल टू कितना है n है, तो a से b में जो टोटल संबंधों की संख्या होती है 2m × n के बराबर होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर, चूंकि ये दिया है और ये ज्ञात करना है, तो चूंकि नंबर ऑफ सेट a इक्वल टू कितना है 3, नंबर ऑफ सेट b इक्वल टू कितना है 4, इसलिए a से b में संबंधों की कुल संख्या इक्वल टू 2 × 3 × 4, यानी कितना हो जाएगा 2×12। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चाहेंगे तो इसको 2×10 का मान 1024 होता है, 2×10 का मान 1024 होता है, और ये 1024 और गुणे 2 पर पावर 2 ही हो जाएगा ये, यानी कि ये 1024 और गुणे 4, तो 4 चौके 16 और 4 दूना के 8 और 1 9, और ये 4 एकम 4, तो 4096 भी इसको उत्तर में दे सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलो देखते हैं। कह रहा है तीसरे का ख में, यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए, तो इस जो वेक्टर ए बराबर दिया है उसको हम मान रहे हैं कि वेक्टर क्या है ए बी है, ये दिया है, और तथा मैंने संलग्न भुजाएं का मतलब एक ये, ऐसे नहीं कि एक ये है एक ये है, और फिर क्या है वेक्टर b इक्वल टू i माइनस जे का कैप प्लस k का कैप, तो मैंने इसको क्या मान लिया है, ये जो माना है उसको मैंने वेक्टर AD, और AD बराबर वेक्टर b। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया हमको निकालनी है, तो एरिया अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, पैरेललोग्राम है ना, तो लिख देंगे AB क्रॉस AD का मॉड ऑफ AB क्रॉस AD, इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, A क्रॉस AB की वैल्यू है A क्रॉस B, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B को यहाँ पर निकाल लेते हैं, चूंकि A क्रॉस B इक्वल टू हो जाएगा I कैफ J कैफ K कैफ और A 3 1 4 1 -1 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये छोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और +4 I का कैप माइनस ये और ये छोड़ लेंगे तो 3 -4 J का कैप और प्लस ये और ये छोड़ लेंगे तो -3 -1 K का कैप। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5 I का कैप माइनस प्लस J का कैप और ये -4 K का कैप, तो लिख देंगे। इसलिए मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू √25 1 16 ये करनी में हो जाएगा 42 7 42, बस यही वर्ग इकाई लिख देंगे आंसर।
आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में ऐसे लिख देंगे, अतः एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू करड़ी में 42 वर्ग इकाई। ये सही रहेगा। चलिए अगला सवाल है, कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू पावर 6 dx का मान निकालना है। इसको हम लिख देते हैं I बराबर, तो ये अब लेट कर लेते हैं हम। ये जो पोर्शन है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पूरा इसको लिख रहे हैं। लेट tan इनवर्स x का क्यूब इक्वल टू कितना मान लें t। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वर्क कर देंगे तो x पर पावर 6 हो जाएगा, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्योंकि वो tan इनवर्स x नहीं है तो ये एक्स्ट्रा हमारा x का क्यूब है तो x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, dx बराबर कितना के dt के। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स टू पावर 6 dx इक्वल टू 1/3 dt। इसलिए I बराबर तो एक्स स्क्वायर dx ये इसके स्थान पर कितना हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा ये, और इसके स्थान पर मैंने क्या माना है t माना है, तो बस हो गया। कितना लिख दें 1/3 t स्क्वायर बटे में 2 प्लस c। अब t का मान पुट कर दें तो हो जाएगा, t का मान है कितना tan इनवर्स x का क्यूब और यहाँ पर 1/6 लिख दें और प्लस c, आंसर हो जाएगा ये आंसर। आगे चलते हैं, स्क्वायर वाला पोर्शन ये छूट गया, उसको लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे। ये चले आगे देखते हैं। तीसरा का गुहा में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा और y प्लस जेड प्लस अल्फा z प्लस x प्लस बीटा और x प्लस y प्लस गामा इक्वल टू 0 हमको लाना है। चलो देखते हैं, ये साइड लेते हैं LHS है 1 1 1 x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, और ये है y प्लस जेड प्लस अल्फा, ये है z प्लस x प्लस बीटा और ये है x प्लस y प्लस गामा इक्वल टू ये अगर देखें इन दोनों को जोड़ करके और इसके स्थान पर लिख देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जहाँ बड़ा होता है जोड़ने पर कहीं भी लिखा जा सकता है, घटाने पर जिसमें से घटाते हैं उसके स्थान पर लिखा जाता है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, ये 1 1 1 को तो उतार दे रहे हैं और इसको भी x माइनस अल्फा y माइनस बीटा और z माइनस गामा को भी उतार दे रहे हैं। इसको जोड़ करके इसके स्थान पर लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ बचेगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर गामा से गामा तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या किए हैं इसको और इसको जोड़ दिए हैं, C2 और C3 को जोड़ दिए हैं और C3 के स्थान पर लिख दिए हैं, तो C3 के स्थान पर C3 प्लस क्या कर दिए हैं C2, बस इतनी सी बात है। अब ये वाला टर्म चाहे तो बाहर निकाल देने, देख लें इसका और इसका रेशियो बराबर आ रहा है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा 0। तो चलें बाहर ले लेते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड, जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 1 x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा 1 1 1, और जब किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम क्या होते हैं एक जैसे हो जाते हैं तो फिर उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है 0। तो बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू 0 बराबर कितना आ जाएगा 0 बराबर RHS प्रूव्ड। आगे चलते हैं, चलो देखते हैं। पहला और दूसरा 1 1 नंबर का था, जो तीसरा हमारा है वो दो नंबर का है, चौथा भी 2 नंबर का। पहला में भी पूरा प्रश्न करना होता है, दूसरा में भी पूरा प्रश्न करना होता है, तीसरा में और चौथा में भी पूरे प्रश्न करने होते हैं। 5वां में 1 क्वेश्चन छूट होता है, 6वां में भी 1 क्वेश्चन छूट होता है, 7वां 8वां 9वां में भी 1 1 क्वेश्चन छूट होता है। तो यहाँ पर दिया है चौथा का क है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, बस सिलेबस में नहीं है, नहीं तो बच्चे इसको 1 मिनट में लगा लेंगे। क्या है, कह रहा है कि y बराबर x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण पूछा जा रहा है। जो फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस
x1 यही होता है स्पर्शी का समीकरण। तो बस dy/dx निकालना होगा पॉइंट पर जो दिया गया है, तो ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिलेबस में नहीं उसको छोड़ दे रहे हैं। ख क्या कह रहा है, यदि A बराबर मैट्रिक्स ऑफ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है तो a² - 5 है प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी का मान ज्ञात कीजिए। चले देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो बस करना क्या है, पहले a² निकाल दें। तो चूंकि a² बराबर क्या लिख देंगे, a इंटू a, और 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। फिर एक बार और लिख दें, 2 0 1 फिर 2 1 3 1 -1 0। बस गुणा कर दें इसका, 2 दूना के 4 0 1 5 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 0 0 -1 हो जाएगा ये। फिर ये 2 0 0 2 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे, 2 दूना के 4 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे 0 1 1 और -3 -2 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे, किसका, इसका इसमें कर देंगे तो 2 और 3 5, ये 5 हो जाएगा। फिर अब इसका इसमें कर देंगे 2 -2 खत्म 0। फिर उसके बाद इसका इसमें कर देंगे 0 -1 0 तो -1 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो 1 -3 -2 और ये 0 तो -2 हो जाएगा। तो मैं निकाल दिया। अब उसके बाद लिख लेते हैं ये वाली साइड LHS। LHS क्या है, a² - 5a प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a² का मान है 590 -1 -2 -1 2 5 -2 और -5 इंटू i, ये a का मान कितना है, ये 201 201 213 213 और 1 -1 0 और फिर उसके बाद है प्लस 6 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रम का ले लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर ले बस थोड़ा सा और। तो क्या करना है, हमको लिख दे रहे हैं यहाँ पर 5 और -10, ये -10 और फिर ये +6 हो जाएगा। फिर इसका ये बीच वाले को ले लेते हैं तो ये -1 और ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 0। फिर ये वाले को ले लें तो ये 2 है और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 0। चलें ठीक। अब ये वाले में तो 9 है, ये 9 और फिर बीच वाला कितना हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं, ये लेना है ना 9 और -10, ये 9 -10 और ये +0। फिर बीच वाला कितना है, ये -2 है, -5 हो जाएगा ये और ये +6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये कितना है 5 है, -15 है और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगली बात तीसरा, ये कितना है 0 और ये है -5 और ये है 0। फिर ये है -1 और ये है 5 पॉजिटिव में और ये है 0। फिर उसके बाद ये है -2, ये है +0 और ये है +6। बस एक स्टेप और, ये हो जाएगा 6 5 11 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3, ये 9 और ये -1 और ये -10 -5 4 और +4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये मैं गलती से 10 लिख दिया हूँ, यही है ना, ये है 9 और ये है 10, ये 6 0 होगा ना ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 और इसको तो सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आंसर राइट होगा। थोड़ा सा मिस्टेकिंग 2 जगह हो गया था, यहाँ और यहाँ। चलें आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है
चौथा का गौ में कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। चले देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको किसी एक को, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है तो tan इनवर्स x को प्लस tan इनवर्स y को, इसको हम लिख लेते हैं और इक्वल टू क्या कर देते हैं पाई माइनस tan इनवर्स z कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लिख दें, क्योंकि यहाँ पर कोई डोमेन इसका नहीं दिया है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले जो होते हैं, अगर x इंटू वाई लेस देन अगर 1 होता है तो फार्मूला कुछ और होता है, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो फार्मूला कुछ और होता है, और अगर x इंटू वाई 1 के बराबर होता है तो इसका मान पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो जब कोई कंडीशन नहीं दिया होता है तो बस ये वाला लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइड tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स कितना के z के। इस टाइम को अब इधर कर लेंगे, ये x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan 180 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा z, और tan 180 माइनस थीटा बराबर tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan ऑफ tan इनवर्स z, और ये इससे खत्म हुआ तो माइनस z हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू ये tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस z। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें इसको इधर, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस z और प्लस एक्स वाई जेड, इस वाले को इधर लेकर के आएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। आगे चलते हैं। चौथे का घ, लास्ट प्रश्न चौथे का है। ये क्या कह रहा है, यदि y बराबर x पर पावर x इंटू साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो या तो फार्मूला का यूज कर लें, नहीं तो डायरेक्ट जो है कि कर लें, ऐसे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या हो जाएगा log y इक्वल टू ये हो जाएगा x साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब इसको क्या कर दें, दोनों पक्षों का अवकलन कर दें x के सापेक्ष, तो ये 1 बाई वाई और ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों को लिख देंगे x साइन x और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस, अब इन दोनों को लिख देंगे यानी कि साइन x log x और इसका डिफ्रेंशिएशन किसका लिए हैं यहाँ पर, इन दोनों के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं। अब किसको किसको लिखे हैं हम x साइन x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस, अब किसको किसको लिख दें हम, इसको और इसको लिख दे रहे हैं तो x log x और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, साइन x का क्या होता है cos x होता है। तो बस आंसर हो जाएगा इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू, तो y का मान है x पर पावर x साइन x, और जब इसको हम इधर भेज ये हो गया और ये x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये साइन x हो जाएगा, और प्लस ये साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा, और प्लस ये x cos x और log x हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर मैं ये फार्मूला अप्लाई किया हूँ, अगर y बराबर f ऑफ x इंटू कई फंक्शन हो g ऑफ x इंटू h ऑफ x, अगर 3 फंक्शन हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है इसमें से अगर हम f ऑफ x इंटू g ऑफ x है, ये f ऑफ x इंटू g ऑफ x को अगर छोड़ देंगे तो इसका अवकलन लिख देंगे यहाँ पर, तो डी एक्स ऑफ h ऑफ x और प्लस, अब हम इसको छोड़ दे रहे हैं बाकी दोनों को लिख दे रहे हैं, तो f ऑफ x इंटू h ऑफ x और इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। 3 फलनों के गुणनफल का अवकलन है ये, और अब हम इसको जो है कि छोड़ दे रहे हैं तो इन दोनों को लिख दें यहाँ पर, तो g ऑफ x इंटू h ऑफ x और इंटू डी एक्स ऑफ f ऑफ x बस। और ऐसे भी अगर नहीं याद रख सकते हैं तो ऐसे लिख लें, यहाँ पर एक बार डी एक्स ऑफ f ऑफ x लिख दें, कुछ स्पेस दे करके डी एक्स ऑफ g ऑफ x लिख दें, थोड़ा सा स्पेस दे करके
डी डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स लिख दें। और ये जो लिखा है इसके अलावा अदर दो को लिख देते हैं, ये दोनों को पीछे यहाँ पर लिख देंगे, तो जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस, अब ये जी एक्स लिखे हैं तो इन दोनों को लिख लें उसको छोड़ करके, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस ये क्या लिखे हैं एच ऑफ एक्स, तो इसको छोड़ करके इन दोनों को लिख दें, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये फार्मूला होता है, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोगों का स्टार्ट होगा उसमें 5वां में और 6वां में टोटल 6 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 प्रश्नों को हमें करना होगा और प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे। तो ये है क्या 5वां सवाल, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। स्टेटमेंट ये है, यदि फलन f सच दैट n मैप्स n, और ये जो डिफाइंड है f हो f ऑफ x इक्वल टू 2x है, g सच दैट n मैप्स n, माने n से n में g एक फंक्शन है और g ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 4 से डिफाइंड है, और h भी n से n में एक फंक्शन है और वो फंक्शन h ऑफ x इक्वल टू साइन x से डिफाइंड है। तो हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एच ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर एच ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एक्स हमको ये सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको जो है कि क्लास पीरियड में इसको हम लोग सिद्ध कर चुके होंगे, सिद्ध कर चुके हैं। किसी भी एच मतलब एफ जी एच कोई भी फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन के लिए इसको सिद्ध किया जा चुका है, लेकिन इस प्रश्न में पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है इससे, जी ऑफ एक्स डिफाइंड है इससे, और एच ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स, वो इसके लिए बस इसको दिखाना है, और नहीं तो हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए एफ जी एच कोई फंक्शन हो सबके लिए हम इसको इतना बराबर इतना सिद्ध कर चुके हैं। और यही 3 फलनों के लिए साहचर्य रूल होता है। अगर 2 फंक्शन हमारे पास हो एफ और जी तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, मतलब कि एफ ओ जी नॉट इक्वल टू होता है जी ओ एफ, मतलब कि ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन साहचर्य रूल को क्या करता है फॉलो करता है। इसको हम लोग सिद्ध किए हुए हैं, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए। तो सबसे फर्स्ट ये निकालते हैं, सबसे पहला काम ये निकालेंगे हम एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये हम ये वैल्यू पहले निकालेंगे ये, और इसको जो लिखने का तरीका होता है वो कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं एच, और यहाँ पर जो ये पहले होता है इसके साथ एक्स को लगा देंगे, तो ये एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स, और जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है क्या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूं 2x है, तो ये हो जाएगा जी 2x के, और जो g ऑफ x है वो 3x प्लस 4, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि h और g यहाँ पर कितना रख देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x और प्लस कितना के 4 के इक्वल टू ये h, और ये हो जाएगा 6x प्लस 4 के, और h ऑफ x इससे डिफाइंड है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 6x प्लस 4 जब लिख देंगे तो कितना हो जाएगा साइन 6x प्लस कितना के 4 के। तो हमने निकाला है अभी ये, अब निकालेंगे हम, लिखेंगे अगेन ये निकाल दें एच ओ जी ओ एफ और ये एक्स। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसको तो अब नहीं भी लिखेंगे, ये वाले की जरूरत नहीं है। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो एच ओ जी, और यहाँ पर जो होता है वो ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऐसे ये, और यहाँ पर लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स अब इसको कैसे लिखा जाता है ये मैं बता दूं इसको, और नहीं तो एफ ऑफ एक्स का मान पहले रख ले रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर एच ओ जी और यहाँ पर कितना है ये 2x है, ये 2x, और इसको लिखेंगे कैसे, ये जो है इसको लिखने का जो तरीका होता है एच और ऑफ जी ऑफ 2x, ये जी ऑफ 2x, और g2x निकाल दें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 4, तो h ऑफ ये हो जाएगा 6x प्लस कितना के 4 के, और h यहाँ पर 6x प्लस 4 रख देंगे तो साइन
6x प्लस कितना हो जाएगा 4k। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर कितना है 1 और ये समीकरण नंबर हमारा कितना है 2। 1 तथा 2 से अगर हम कंपेयर करें तो देख लें ये हमारा जो है ये और ये, इन दोनों से एक चीज़ स्पष्ट है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, मैं यहाँ पर दिखा दूँ एक बार, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। वैसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा g है, लिख दें यहाँ पर ऐसे FGH, समझाने के लिए बस मैं लिख रहा हूँ। क्या है ये FGH, तो ये जो F है ना हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा ये, और जो G है ना ये यहाँ पर लिखा जाएगा, और जो H है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इससे इसमें जो फंक्शन होगा ये वो कितना होगा, अगर हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन होगा वो कितना हो जाएगा HOG हो जाएगा, और ये HOG मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि अब यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन कितना हो जाएगा, तो HOG ऑफ x हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो f है वही इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी, और f कितना है ये डोमेन, तो इसकी भी डोमेन कितना है, नेचुरल नंबर है, और इसकी भी डोमेन कितना है। दो फंक्शन को बराबर दिखाने के लिए उसके डोमेन बराबर होने चाहिए, रेंज बराबर होने चाहिए, और हर इमेज माने इमेज भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हो जाए, ये दो फंक्शन है अगर हमारे पास, ये एक फंक्शन है, ये मैंने यहाँ पर 1 2 ले लिया और ये a b ले लिया, ये तो डोमेन इसका 1 2 है, रेंज भी कितना है a b है, और एक फंक्शन हम ऐसे ले रहे हैं 1 2 और यहाँ पर कर दें a b, और ये इस कंडीशन में भी डोमेन कितना है 1 2 और रेंज भी a b है, लेकिन 1 की इमेज b है और यहाँ पर 1 की इमेज कितना है a है, तो इसलिए दोनों फंक्शन बराबर नहीं है। तो डोमेन बराबर होने के साथ साथ रेंज भी बराबर होता है, और साथ में इस डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो इमेज है और इसके एलिमेंट का जो इमेज है, इमेज भी क्या होता है, सेम होता है। तो इसकी और इसकी डोमेन तो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से लिख देंगे किसकी, HOGOF की डोमेन इक्वल टू इतना की डोमेन, और डोमेन अगर मिल गया और ये इसके इक्वल देख पा रहे हैं, अगर हम ले लेते हैं 9, तो समीकरण 1 और 2 से मैं इधर का इरेज कर रहा हूँ ना, लिखेंगे यहाँ पर 1 तथा 2 से, तो ये जो ये वाली साइड है ये और ये दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा HOGOF ऐसा कुछ, और यहाँ पर क्या है x इक्वल टू ये है जो वो HOGOF, और ये जो है हमारा x ऐसे है। ठीक, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 तथा 2 से इतना। ये क्या क्या इंप्लाई कर रहा है मैं ये बता दे रहा हूँ। ये इंप्लाई करता है HOGOF का प्रांत दोनों का देखें नेचुरल नंबर है, का प्रांत इक्वल टू HOG, पहले ही इसको हम दिखा चुके हैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही प्रांत बराबर था HOG, और यहाँ पर लिख देंगे OF का प्रांत। और दूसरी बात कि ये जो है ये अगर ऐसा लिखा गया है तो ये 2 चीज़ों को दिखा रहा है, ये 2 चीज़ों को दिखाता है ना। तो पहले हम यही लिख रहे हैं कि ये जो इम्प्लाई करता है HOGOF का परिसर इक्वल टू HOG और OF का परिसर। और एक चीज क्या, ये एक चीज और दिखाता है, अगर ऐसा मिल जाता है, अगर f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x मिल जाता है तो 2 बातों को दिखाता है, रेंज इक्वल और इमेज इक्वल। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फिर लिख देंगे तथा HOGOF के क्या लिख रहे हैं, का प्रतिबिंब का यहाँ पर HOG के प्रांत
के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इक्वल टू HOG ऑफ F के प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब। और एक चीज पहले ही हम दिखा चुके हैं कि ये जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है ये और ये दोनों नेचुरल नंबर में ये भी डिफाइंड है। तो इसका मतलब इसकी भी डोमेन नेचुरल नंबर और इसकी भी डोमेन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं परंतु ये जो HOGOF का जो प्रांत है वो HOG और OF का प्रांत भी बराबर, परिसर भी बराबर और इमेज भी बराबर। तो इसलिए लिख देंगे लास्ट में, इसलिए HOGOF इक्वल टू HOG और OF। प्रूफ यही हमको सिद्ध करना था, इस प्रकार से हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं। वैसे इन जनरल लोग इतना नहीं मतलब करते हैं, बस ये दिखा देंगे ये समीकरण 1 आया है और समीकरण 2 आया है, दोनों से दिखाई दे रहा था कि RHS क्या है, इक्वल है, तो LHS को बराबर दिखा देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगे चलते हैं, चलें देखते हैं। 5वां का ख है, कह रहा है कि यदि A बराबर है मैट्रिक्स ऑफ -3 5 4 और B बराबर मैट्रिक्स ऑफ, मतलब कि ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, 1 - 2 7, तो हमको सिद्ध करना है कि A इंटू B का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। AB तो A जो हमारा है -3 5 4 और जो B है हमारा वो कितना है 1 - 2 7। प्रोडक्ट कर लें इसका, तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये -3, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें 6, इसका करेंगे इसमें तो 7 × 21, फिर इसका इसमें करेंगे तो 5, इसका इसमें करेंगे तो -10 और इसका इसमें करेंगे तो 7 × 5 = 35, फिर इसका इसमें करेंगे तो 4 और इसका इसमें करेंगे तो -8, इसका इसमें करेंगे तो 7 × 4 = 28। ये हमने निकाल दिया। अब उसके बाद क्या निकाल दें, अगेन पुनः A डैश, पुनः चूंकि A डैश इक्वल टू, तो A डैश करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में बदल जाएगा, तो -3 5 4 और B डैश बराबर कितना हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स 1 - 2 7। तो अब हमको निकालना है, लिख देंगे इसलिए B डैश इंटू A डैश। तो B डैश की वैल्यू है 1 - 2 7 और A डैश की जो वैल्यू है -3 5 4। प्रोडक्ट कर दें, तो इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे -3, फिर इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे 5, इसका करेंगे इसमें तो ये 4, -2 का 6, -2 का 5 में -10, -2 का 4 में -8, 7 का 3 में -3 में तो -21 और 7 का 5 में 7 × 5 = 35, 7 का 4 में तो 7 × 4 = 28। अब ये हम लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर ये 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो 2 में राइट साइड मिला लें, -3 ए भाई कितना हो जाएगा ये -3, जरा देख लेते हैं कहाँ से इसमें मैं 6 लिखा हूँ, इसका करेंगे थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं मिस्टेक को मिला लेते हैं। ये बस यहाँ पर ए बी निकाले ना, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ इसको एक ना करके। तो दिस इम्प्लाइड में लिख दूँ यहाँ पर ए इंटू बी का ट्रांसपोज यानी कि डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ -3 6 -21 -3 6 -21 5 -10 5 -10 35 और 4 -8 और ये 28। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। और ये कौन है, ये B डैश इंटू A डैश, ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 में देख लें, इधर का मिला लें, -3 6 -21 5 10 5 -10 3 5 -10 35 4 -8 28। ठीक है, तो लिख देंगे 1 तथा 2 से, लास्ट में क्या लिख देंगे 1 तथा 2 से,
2 से क्या हो जाएगा, ये ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश प्रूव्ड। आगे चलते हैं। चलिए अगला है 5 का गौ में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कास इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई हमको लाना है। तो हम ले लेते हैं ये साइड को LHS कितना है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कास इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो ये योग और अंतर वाले में सबसे आसान फार्मूला जो है कि tan का होता है, tan इनवर्स का, मैंने tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, तो उसी में सबको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो ठीक है, बस इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल, ऐसे इसको शॉर्टकट में मतलब बदलने के लिए तरीका बताए हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण था आधार 5 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको tan इनवर्स लंब बटे में आधार, लंब बटे में कर्ण, तो 12/5 हो जाएगा। ये 12/5 क्यों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लें। ये जिस एंगल के लिए साइन थीटा ये लंब है हमारा और ये क्या है, कर्ण है, तो ये 13 169 में से 144 घटाएंगे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार हो जाएगा। ये लंब है, ये आधार, तो 12/5। तो tan इनवर्स इसको लिखने का तरीका होता है शॉर्टकट में। उसी प्रकार से ये आधार है और ये कर्ण है, तो लंब इसका 3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार यानी कि 3/4, तो tan इनवर्स 3/4। और ये तो ठीक है, ये तो tan इनवर्स 63 में कितना है 16। अब एक कई बार हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला लगाने के लिए अलाउ हम नहीं किए हुए हैं। ऐसे अगर संख्यात्मक मान दिया गया है तो 2 में देख लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लें, 12/5 गुणे 3/4। तो ये क्या है, 12 3 36 और 5 चौके 20, एक से ज़्यादा है, 12 3 36 और 5 चौके 20। अगर एक से ज़्यादा है तो जो इसके लिए फार्मूला होता है पाई प्लस करके आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई प्लस tan इनवर्स क्या लिख देंगे, 12/5 प्लस 3/4 और अपन 1 माइनस कितना हो जाएगा, 12/5 और गुणे 3/4 ये, और फिर जो बच रहा है उसको हम लिख दें, ये बच रहा है तो प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स, इसको लिख दे रहे हैं 9 तो 5 चौके 20, तो 12 चौक 48 और 5 15, 48 15 63, तो ये हो जाएगा 63 और बटे में 20, और यहाँ पर 5 चौके 20 में से 36 जाएगा तो -16, और प्लस है tan इनवर्स 63/16। tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 और प्लस tan इनवर्स 63/16। तो ये वाला पोर्शन इससे खत्म हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बराबर RHS। आगे चलते हैं। ये जो फार्मूला ये लिखे हैं इम्पॉर्टेंट, इसको केयरफुली देखना है हम लोगों को कि जब इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता है तो पाई प्लस 1, लेस देन अगर होता है तो डायरेक्ट ये लिखा जाता है, और इक्वल टू अगर 1 होता है तो इसका मान π/2 के इक्वल होता है। आगे चलते हैं। 5 का घ देख ले रहे हैं। कह रहा है कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब न्यूनतमीकरण करना है, जबकि ये जो व्यवरोध दिए गए हैं असमीकायों के रूप में x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 24, और x और y दोनों ही जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम इसको क्या कर लेते हैं, 1 और इसको 2, और इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 1 और 2 का समीकरण रूप लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये 3x
प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब जो है ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि जब इसको समीकरण रूप में चेंज करेंगे तो x बराबर 0 y बराबर 0, तो x बराबर 0 y एक्सिस समीकरण होता है और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तो उसको हम बना लेंगे और इसको लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 3 और इसको लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 4। बस अब जो है करते क्या है कि अगर इसको अक्षों पर कटान बिंदु चाहिए तो एक बार x का मान 0 रख करके y का मान निकाल देंगे, एक बार y का मान 0 रख करके x का मान, और नहीं तो अंतःखंड रूप में बदल लेंगे तो भी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 से x बटे में 10 प्लस y बटे में 5 इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 से x बटे में 8 प्लस y बटे में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये 10 मैक्सिमम 10 डिस्टेंस चाहिए हमको, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ये, और y एक्सिस पर मैक्सिमम 6 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जरूर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना हम लिए हैं। तो ये क्या रहेगा 10 ये है, ये 10 है और ये 5 है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे ये, और इसका हम नाम भी लिखने वाले हैं। इसका नाम लिख देंगे हम, ये जो है वो 3 का है, ये 3 का है ग्राफ, और इसका बनाएंगे तो x एक्सिस पर 8 का, तो यही हमारा 8 9 10, ये हमारा 8 है, और 6 3 अच्छा सॉरी भाई ये 5 पर था ना, यहाँ से बनाना था, ये बनाना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 3 है, और 8 6, तो 6 तो कहीं यहाँ पर है ना, तो ये ऐसे ये, और ये कौन है हमारा 4 है। बस अब थोड़ा सा छायांकित क्षेत्र खोज ले रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हम क्या रखेंगे 0 0 रखेंगे, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो संगत असमीका कौन है 3, और 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इधर का क्षेत्र हो जाएगा, इधर का आगे इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी इसमें तो ये हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 24। इसका मतलब संतुष्ट कर रहा है, और संतुष्ट करने का मतलब ये जो है हमारा इसके करस्पॉन्डिंग 4 है, तो 4 का मतलब इधर का क्षेत्र यानी कि इधर, यानी कि जो हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा छायांकित क्षेत्र होगा वही होगा। बस ये हमको कोणीय बिंदु मालूम है, एक ये और एक ये, बस इन दोनों को सॉल्व करके एक और कोणीय बिंदु निकाल ले रहे हैं, यही है ना, ये इधर हो गया और ये ऊपर हो गया, ठीक है यही वाला क्षेत्र है, क्योंकि इधर कर देंगे तो ठीक है ना, एक बार देख लेंगे। तो अब इसके बाद हमको करना क्या है, बस इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो सॉल्व कर दे रहे हैं, चले हम इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 20 हो जाएगा, और ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 घटा दे रहे हैं, ये घटा दें तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा -4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान 4 इसमें रख करके y का मान निकाल देंगे, 4 इधर जाएगा 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा देख लें, x का मान 4 रखेंगे 6 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,3। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिख देंगे z बराबर 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। तो कोणीय बिंदु में क्या क्या आया है, ये पॉइंट पे हमारा 0,5 है, और ये जो पॉइंट है 0,6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,5 0,6, और एक पॉइंट है 4,3, 0,5 0,6 4,3 निकाल लेते हैं इस पर जेड का मान। जब 0 रखेंगे तो 5 5 2500, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2500। फिर उसके बाद ये 0 रख देंगे तो 5 6 30, 3000 आ जाएगा ये। और जब 4 रखेंगे तो 2 चौके 800 और 5 1500, 2 चौके 8 और 5 1500, तो कितना आ जाएगा 15 8 2300, ये कितना हो जाएगा 2300। तो हमसे न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, तो लिख देंगे कि बिंदु 0,5 पर जेड का न्यूनतम मान इक्वल टू 2500 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या लिख रहे हैं भाई,
2500 से छोटा 2300 है ना, ये भी नहीं आ रहा है, कौन छोटा है कौन बड़ा। लिख देंगे कि अतः बिंदु 4,3 पर z का मिनिमम मान मतलब कि न्यूनतम मान 2300। आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए पांचवें का 6 पढ़ते हैं। पांचवें का अंग ना अंग कर एक वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर तथा रेखा y बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 1 और इसको क्या लिख दे रहे हैं 2। इन दोनों का ग्राफ पहले बना दें यहाँ पर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है ये, और y बराबर x का ये ग्राफ है ये। ठीक, तो इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का कटान बिंदु निकालने, तो लिख देंगे 1 तथा 2 से। तो चलिए हम y का मान x यहाँ पर रख ले रहे हैं, क्योंकि हमको x का ही मान एक भी मान निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो x का मान निकाल दे रहे हैं। इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी लिमिट लेकर के चल सकते हैं और ये भी लेकर के हम चल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y का मान x रख देंगे तो x बराबर x का स्क्वायर, इसको इधर कर लेंगे तो x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना 0। x को कॉमन कर दें तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। x का मान 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो है इस लाइन का इक्वेशन x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 0 से 1 तक ले रहे हैं क्षेत्रफल, लिख देंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ। अगर हम ये लिमिट ये लेंगे तो कौन ऊपर है, रेखा ऊपर है। तो रेखा के y में से इस पैराबोला के y को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर रेखा से क्या होता है, यहाँ पर ये dx ही होता है ना, क्योंकि हम लिमिट x का मान ले रहे हैं। तो 0 से लेकर के 1 तक और dx लिख रहे हैं। तो रेखा में से y का मान निकाल लें, तो रेखा में से y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x और माइनस इसमें से y का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर। तो ये हमारा, अब इसी को बस सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 2 माइनस एक्स क्यू अपान 3 हो जाएगा। लिमिट है 0 to 1, यहाँ पर लिख देंगे पहले 1, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस ये भी 0 तो 0 माइनस 0, यानी कि हो जाएगा 3 और माइनस 2 बटे में 6 यानी कि 1 बटे में 6 वर्ग इकाई। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है इसी का 6 कर है कि 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो एक बार एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो हमको जो मिलेगा एक बार लिखेंगे यहाँ पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रदर समष्टि क्या आ जाएगा, ये h, t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक बार में ये देख लेते हैं किसकी वो बात कर रहा है। केवल 2 चित्त और मतलब कि चित्त और पट की। तो अगर प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर लिख देंगे किस p, तो चित्त आने के लिए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर चित्त आने की प्रायिकता को हम लिख दे रहे हैं। किसकी पूछ रहा है, केवल 2 के चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चित्त आने की प्रायिकता को हम p से डिनोट कर देना है और p बराबर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर पट आने की प्रायिकता लिख दे रहे हैं q इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब कह रहा है केवल 2 के चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे केवल 2 चित्त आने की प्रायिकता, केवल 2 चित्त आने की प्रायिकता इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे टोटल कितना बार उछाला गया है, कितना बार टोटल उछाला गया है 6 बार ना, 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और c कितना बार चाहिए हमको, 2 बार चित्त आना चाहिए। तो 6c2 हो जाएगा और यहाँ पर p पर पावर 2 हो जाएगा और q पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब ये हमको जो प्रायिकता चाहिए वो चित्त आने की चाहिए और वो भी कितना बार, ठीक 2 बार। तो 4 बार जो है कि क्या आएगा तब ये पट आएगा। तो इसी को बस सॉल्व कर देना है। तो 6c2 का मतलब कि हो जाएगा 6 गुणे 5 बटे फैक्टोरियल 2 और p की वैल्यू है 1/2 पर पावर 2 और ये भी 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 6 × 25 = 15 हो जाएगा ये, और गुणे ये हो जाएगा 1/2 पर घाते 6।
1/2 पर घाते 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना के 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15/64 आंसर हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और छठवां में भी 5 प्रश्न करने हैं। टोटल 6 प्रश्न दिया रहेगा। टोटल तो हम बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस सब सवाल का करना है। तो इसमें से 5 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे। क्या है, एक f(x) दिया हुआ है फंक्शन ये, और वो जो डिफाइंड है वो x³ + 3 से है, और यहाँ पर क्या है 4 लिखा गया है। ये कब है, जब x ≠ 0 है, और ये कब है, जब x = 0 है। तो कह रहा है तो x = 0 पर फलन की सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। यानी कि हमको जब कभी भी सातत्य और अवकलनीयता की बात करनी होती है तो हम पहले कंटिन्यूटी की जांच कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही अगर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो कभी उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पर हमको जो है कि चेक करना है। तो अगर 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उस पर डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो सबसे पहले अगर दोनों का आता है तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी की जांच करते हैं, क्योंकि अगर वो डिसकंटिन्यूअस आ गया तो डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x = 0 पर क्या क्या निकालेंगे, x = 0 पर जो फंक्शन डिफाइंड है f(x) = 4, तो अगर हम निकालेंगे, इसलिए f अगर 0 भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब उसके बाद लिख दे रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम बता दें कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत कब पड़ती है। यहाँ पर देख लें, x जब 0 के बराबर नहीं है तो भी यही है, और 0 मतलब कि 0 से अगर कम लेंगे x का मान तो भी यही है, और 0 से अगर ज़्यादा लेंगे तो भी यही है। और कहीं भी ये जो मतलब देख पा रहे हैं कि डिफिनीशन चेंज भी नहीं हो रहा है, मतलब कि x का मान 0 से कम और अधिक लेने पर एक ही है। तो अगर डिफिनीशन चेंज नहीं हो रही है तो ले सकते हैं, अगर डिफिनीशन अलग अलग रहती तो हमको RHL और LHL लेकर के चलना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो x का मान 0 से कम और 0 से अधिक लेने पर कहीं अनडिफाइंड भी नहीं है कि हम लोग को RHL और LHL निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं लिमिट को। नाउ यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट हम लिख दे रहे हैं x टेंड्स टू 0 और f(x) हम ले रहे हैं, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, और जब टेंड्स टू 0 कर रहा है इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। आज 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, x³ + 3 ले लेना है। अब डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो 0 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, 3। देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये और ये, इसकी वैल्यू ये, यानी कि RHL LHL दोनों इक्वल है 3 के बराबर, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर लिख देंगे हियर, यहाँ ये जो लिमिट है जिसको हम कहेंगे कि ये RHL = LHL को दिखा रहा है, और f(x) ये नॉट इक्वल टू कितना है, f(0), इसलिए लिख देंगे यहाँ पर कि x = 0 पर f(x) चाहे f सतत नहीं है, इसलिए x = 0 पर f अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है उस पर तो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, और जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए x = 0 पर f क्या हो जाएगा, अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं है। आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6वें का ख देखते हैं। कह रहा है अंतराल, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान है, ह्रासमान है। मतलब किसमें वर्धमान है और किसमें ह्रासमान है वो इंटरवल हमको बताना है। तो दोनों ही के लिए, चाहे वर्धमान निकालना हो, चाहे ह्रासमान निकालना हो, चाहे दोनों निकालना हो, पहले हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये है इसलिए f(x) = 12x² - 12x - 72। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं ये। तो उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, वो सारे x के मान क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे f(x) = 0 इंप्लाई करता है, क्योंकि ये 0 ही होगा, 0 ही बस होने वाला, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, इसलिए
और कोई अनडिफाइंड वाली केस नहीं बनेगी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए अनडिफाइंड वाला केस भी चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो 12x स्क्वायर माइनस x 12 छक 72, तो माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 3 दूना के 6, यानी कि x माइनस 3x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 या x बराबर कितना आ जाएगा -2। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लें ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये जो हमारा नंबर लाइन है वो 3 इंटरवल में ब्रेक हो गया, ये। तो अब क्या करेंगे, कहीं एक कोई भी वैल्यू निकाल करके देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ का कोई वैल्यू, और किस में रखना है तो मैं बता दे रहा हूँ, किस में रखना है तो मैं वही बता दे रहा हूँ। यहाँ से बाहर कर ले रहे हैं 12 को, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 छक 72, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 12 और ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये x प्लस 2। ठीक, तो इसमें एक बार x का मान 4 रख लेते हैं, इससे ज़्यादा है तो 4 रखने पर देख लें यहाँ पर 4 इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब कि इसमें जो हमारा f डैश x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब 100% इसमें क्या होगा लेस देन, f डैश x इसमें क्या होगा लेस देन 0, और फिर इसमें f डैश x क्या होगा ग्रेटर देन 0। चेक भी कर सकते हैं, -2 और 3 के बीच में एक 0 ही वैल्यू पड़ रही है, उसकी रख करके देख लें तो क्या हो जाएगा -36 और यहाँ पर प्लस 2, यानी कि माइनस निगेटिव आ रहा है और इसमें पॉजिटिव आएगा। देख पा रहे हैं इसमें x का मान 0 रखने पर निगेटिव आ रहा है। तो हमको बताना है वर्धमान और ह्रासमान के लिए इंटरवल। तो वर्धमान के लिए देखते हैं कि f डैश x 0 के बराबर और 0 से अधिक किस इंटरवल में है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः कितना में -∞ टू -2 यूनियन, और यहाँ पर 2 को शामिल करें क्योंकि सिर्फ वर्धमान कर रहा है, निरंतर नहीं बात किया हुआ है। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी में f क्या होगा वर्धमान होगा, तथा इस इंटरवल में -2 to 3 क्लोज्ड इंटरवल लेंगे क्योंकि 0 भी f ऑफ x हो सकता है, f डैश x। तो ये हो जाएगा तथा इतना में f ऑफ चाहे f क्या होगा ह्रासमान होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इंटरवल है जिसमें हमारा जो फंक्शन है ह्रासमान होगा और इस इंटरवल में वर्धमान होगा। आगे चलते हैं, वहाँ का गो पढ़ते हैं। कह रहा है कि a द्वारा किसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/3 है तथा b को लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 2/5 है। मतलब यहाँ पर मैं लिख भी दिया है कि a के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता को मैं डिनोट कर दिया PS, नहीं तो लिखना पड़ता कि A के लक्ष्य भेदने की घटना अगर E हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 1/2। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने A के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता को PS से डिनोट कर लिया है और दिया है वो 1/3 के इक्वल, और B के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता वो दिया हुआ है 2/5, तो B के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता को हम PB से डिनोट कर दिए और वह है 2/5। तो पूछ क्या रहा है हमसे, ये मैं पढ़ दूँ। यदि A तथा B दोनों प्रयास करें तो लक्ष्य भेदने की बस प्रायिकता निकालना है। तो कहने का मतलब कि लक्ष्य बस भेद हो जाए। अब 2 व्यक्ति हैं A और B, कोई लक्ष्य भेद कर रहे हैं तो उसमें से ये नहीं है कि पहला वाला अगर मतलब A अगर लक्ष्य भेद कर ले रहा है तो B उससे इफेक्टेड हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपना निशाना लगा रहे हैं, लक्ष्य भेद रहे हैं, और एक किया दूसरा नहीं कर सकता है, चाहे दूसरा किया पहला नहीं कर सकता है, चाहे दोनों नहीं कर सकते हैं, चाहे दोनों कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों जो है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हमको अगर पूछ रहा है कि बस लक्ष्य भेद हो जाए तो कम से कम इन दोनों में से कोई भी एक लक्ष्य भेद कर लेगा तो लक्ष्य भेद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, डायरेक्ट में लिख रहा हूं लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या हो जाएगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। बस मैंने कम से कम इनमें से कोई भी एक
लक्ष्य भेद लेगा तो उसको डिनोट करते हैं ए यूनिट बी से और उसी की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो ये कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस अगर स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 2/5 और माइनस 1/3 इंटू 2/5। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसका एलसीएम 3 × 5 = 15, 5 6 और माइनस 2, 6 × 5 = 11 और 11 में से 2 जाएगा, 9 बटे में कितना आ जाएगा? 15, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। आंसर हो जाएगा 3/5। आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 6वें का घ है वो सिलेबस से बाहर है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न को कह रहा है कि वक्र x⁴ प्लस y⁴ 2 के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात। मैंने स्पर्शी और टेंजेंट एंड नॉर्मल का ये सवाल है और उसको सिलेबस में इस बार नहीं रखा गया है, तो इसलिए हम उसको छोड़ करके अंग पढ़ते हैं। कह रहा है कि y बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² प्लस tan इनवर्स x है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, दिया है y बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x² और प्लस tan इनवर्स x, तो हमसे dy/dx का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि y बराबर कितना है tan इनवर्स 2x/1 - x² प्लस क्या है tan इनवर्स x। तो ये जो वैल्यू होती है वो तो tan इनवर्स x का ही मान होता है, सॉरी 2 tan इनवर्स x का मान होता है। तो दिस इंप्लाइड y = इसके स्थान पर कितना लिख दें? 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है और प्लस ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x और /1 - x²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 tan इनवर्स x, यानी कि y बराबर तो dy/dx = 3/1 प्लस x²। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे चलते हैं। चल अगला सवाल में कह रहा है ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15। तो लिख दे रहे हैं कि माना 2 धन संख्या में धनात्मक संख्याएं, माना 2 धनात्मक संख्याएं x तथा y हैं। लिख देंगे इसलिए x + y = कितना है? 15 है। वर्गों का योग न्यूनतम हो। लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि माना उनके वर्गों का योग कितना है? s है। इसलिए s = हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x² प्लस y का स्क्वायर, एक बार देखने सही है ना? ठीक। तो कह रहा है कि ये न्यूनतम हो, इस कंडीशन में x और y का मान निकालिए। तो इसका मतलब कि योग वर्गों का योगफल ही उच्चतम निमेष की बात कर रहा है, इसका मतलब कि हमको s का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन वन वेरिएबल जिस वेरिएबल के फॉर्म में होगा उसी के सापेक्ष करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख रहे हैं 1 और इसको लिख रहे हैं 2। 1 तथा 2 से s = यहाँ से ये x² प्लस y का मान यहाँ से रख देंगे तो 15 माइनस कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ds/dx = ये 2x प्लस 2 15 माइनस x और इंटू -1 कर देंगे, क्योंकि 15 माइनस x का -1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2x और -30 और प्लस 2x, क्योंकि ये माइनस है हमारा, तो ये -30 और प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना के? 4x - 30 के। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर मैक्स और मीन, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट न हो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं इसको। तो d2s/dx² = कितना हो जाएगा? ये 4। अब यहाँ पर लिख देंगे फॉर मैक्स। अब तो वैसे दिखाई दे रहा है कि कुछ भी यहाँ से आएगा, x का मान कुछ भी आएगा इसको 0 करने पर, ये तो हमेशा π2 इसका मतलब न्यूनतम है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि फॉर मैक्स और मीन कितना हो जाएगा? ds/dx = 0। दिस इम्प्लाइड 4x - 30 = 0। दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा? 15/2।
2, तो x का मान 15/2 आ गया, लिख देंगे इसलिए चाहे अब ये जो d2s है अपन dx स्क्वायर वो निकालना है x बराबर कितना पर 15/2 पर, तो ये 4 आएगा और 4 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए s क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। अगर निम्निष्ठ होगा तो उसी कंडीशन में x और y का मान बताना है, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 15/2 और यहाँ पर x का मान 15/2 रख लेंगे तो 15 में से 15/2 घटा लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 15/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। y बराबर भी कितना आ जाएगा 15/2। आगे चलते हैं, सातवां में 2 प्रश्न हैं जिनमें से एक खंड को करना है और प्रत्येक खंड जो है कि 8-8 नंबर का है, तो हम दोनों को करेंगे। और ऐसा सवाल मैंने पिछले जो है कि जो मैं पेपर सॉल्यूशन करा रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल आया था। क्या दिया गया है कि एक मैट्रिक्स हमारा है 2 3 2 -106 1 -10, तो कर सिद्ध कीजिए कि यानी कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इनवर्स भी निकालिए। एकदम सेम सवाल ऐसा हम लोग देखें, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लें एक बार और। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम हम ये निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ए के अवयवों के सगुणनखंडों से निर्मित एक हम आव्यूह बना लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर ए के और न हो तो पहले यही लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 इंटू ये और ये छोड़ेंगे तो 0 -+6 यानी कि हो जाएगा 0 +6 और -+1 इंटू ये और ये छोड़ेंगे 0 +2 हो जाएगा और फिर +1 इंटू जब करेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो 18 - 0 हो जाएगा और ये टोटल मिला करके हो जाएगा हमारा कितना 6 दूना के 12 +2 और +18 तो 18 2 20 32 हो जाएगा ना। तो ये नॉट इक्वल टू 0, चाहे 0 आए तो भी कोई समस्या नहीं है, मैंने 32 आ गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे क्या, ए के अवयवों के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह और इसको किससे डिनोट करेंगे, निर्मित आव्यूह कैपिटल सी से इसको डिनोट कर लेंगे। तो कैपिटल सी इक्वल टू कैसे लिखने के लिए मैं बताऊँ, ये लिख सकते हैं परीक्षा में भी ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस प्लस फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस। ये भी क्यों ऐसे लिखा जाता है, ये सारा कुछ है, सबका प्रमाण है, बिना प्रमाण का नहीं लिखा जा रहा है। और ये प्लस माइनस प्लस और ये हम बना लेते हैं। अगर यहाँ पर लिखना होता है तो इस माने ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो 0 और +6 0 + 6 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा तो 0 + 2 हो जाएगा, ये 0 + 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो 18 - 0 हो जाएगा, 18 - 0। अब उसके बाद जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो 0 - 6 हो जाएगा ये। और जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 - 2 हो जाएगा, 0 - 2। एक बार चेक कर लेते हैं, ये और ये छोड़ देंगे 0 - 2, ठीक है। जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो 12 + 2 हो जाएगा, 12 + 2। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो 1 - 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये और ये छोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा -2 - 3 हो जाएगा, -2 - 3। और जब इसको छोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3 हो जाएगा, 0 + 3। अब इसी को बस लिख लें, ये हो जाएगा 6 - 2 18 6 - 2 ये क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, ये और ये छोड़ लेंगे तो 12 + 2 ठीक 14 और ये 1 और ये 5 और ये 3। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ लिख देंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बस क्या कर देंगे सी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो सी का ट्रांसपोज 6 6 1 मैंने इसको इसमें लिख देंगे, इसको
इसमें, और फिर ये जो है -2 5, फिर उसके बाद ये कितना है 18 14 3। बस ये हमारा हो गया। अब ये हम निकाल दिया। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम कर लेते हैं, लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं इधर, क्योंकि हम इसको निकाल चुके हैं। 32 आया है, जरूरत पड़ेगी तो उसका हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं तब तक डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 32। चले इसको अब इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर हम निकालेंगे नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a जो है हमारा यही है 2 3 2 -1 0 6 और ये 1 -1 0, और एडजॉइंट ऑफ जो a है वो ये है 6 - 2 18 6 - 2 14 1 5 3। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 बार 2 14 और 18 14 18 32। फिर उसके बाद इसका भी इसमें गुणा कर लेंगे 12 बार 2 14 14 28। ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और फिर इसका इसमें कर लेंगे 2 5 7 7 3 10 हो जाएगा। ठीक, और जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया उसमें अगर 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कहीं कुछ गलती नहीं ना हो रहा है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो माइनस ये छूट गया है ये वाला, तो -14 अगर छूट गया तो फिर ये 18 -14 ये वाला माइनस हो जाएगा। बाकी अब कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे इसमें, तो ये 6 दूना के 12 2 14 14 18 32। ठीक है, इसका गुणा जब इसमें कर लेंगे तो 6 दूना के 12 12 2 14 और 14 28, सॉरी 0 हो जाएगा 0। और फिर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 5 3 2 5 0 हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये 2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 3 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर अब उसके बाद इसी प्रकार से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तो 0 32 0। अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना हो तो ऐसा ही आएगा। इसमें से हम 32 को बाहर कर ले रहे हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस अभी हम 32 को निकाले हैं, वो डिटर्मिनेंट a का मान है, और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको यही लाना था। इतना बराबर हमको यही लाना था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये, और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उसके बाद a इनवर्स भी निकालने के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, a इनवर्स भी निकाल रहे हैं यहाँ से, इसको हम चले यहीं पर निकाल रहे हैं। तो देखें a इनवर्स बराबर कितना होता है, डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा a इनवर्स इक्वल टू, तो a इनवर्स बराबर इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। यही होता है a इनवर्स के लिए फार्मूला। तो देख भी सकते हैं कैसे वो हो जाएगा। ये देखें नोट में दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले a इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा a इनवर्स a आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एडजॉइंट a ये वाला पोर्शन, और इक्वल टू ये हो जाएगा a डिटर्मिनेंट a, और इसके साथ a इनवर्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से a इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a और अपॉन डिटर्मिनेंट a इक्वल टू a इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ a अभी निकाले हैं, एडजॉइंट ऑफ a हमारा यही है, और डिटर्मिनेंट a भी निकाले हैं। तो a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1/32, और ये जो है हमारा वो कितना है C661 और -2 5 18 -14 और कितना है 3, ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 15। तो ये a इनवर्स बराबर ये हो गया और ये प्रूव्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं, सातवां का ख देखते हैं। वैसे एक ही लगाना था, एक लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी आव्यूह से निम्न का हल ज्ञात कीजिए। जिसको सॉल्व करना है क्या है 3x + 4y + 2z = 8 और 2y - 3z = 3। हम अपने मन से इसको लिख दिए हैं। x - 2y + 6z = -2। तो इसको कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6, और यहाँ पर क्या लिख देंगे x y z, और इक्वल टू इधर कितना लिख देंगे 8
3 माइनस 2। अब हमको अगर इसको हम ए लेट कर लेंगे और इसको कैपिटल एक्स और इसको अगर बी लेट कर ले रहे हैं, तो अगर हमको एक्स का मान चाहिए तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। इधर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी का एक्स में गुणा कर देंगे तो एक्स हो जाएगा और इधर ए इनवर्स बी हो जाएगा। यानी सब मिला जुला करके पहले हमको ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के अवयवों, ए के अवयवों के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, आव्यूह को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से। और कैपिटल सी बराबर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये ऐसा कुछ। अब देखें यहाँ पर, तो ये न हो तो सबसे पहले हम एक चीज़ और निकाल लिए होते तो बेटर हो गया होता, डिटरमिनेंट ये निकाल दिए होते तो ठीक हो गया होता। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर चूँकि चले निकाल देंगे तो बेटर रहेगा। x बराबर हो जाएगा, ये है a x और ये b, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर a इनवर्स b लिखेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल देंगे तो ये और ये छूटेगा 3 इंटू ये और ये छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 से 12 माइनस 6 और माइनस 4, ये और ये छोड़ लेंगे, ये और ये छोड़ लेंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 2, ये और ये छोड़ लेंगे तो 0 माइनस 2 ये भी हो जाएगा। यानी कि टोटल मिलाकर के ये जो आने वाला है 6 3 18 और ये आ जाएगा माइनस 12 और ये आ जाएगा प्लस 4, तो 18 4 22, 22 में से 12 जाएगा 10 आ रहा है। ये कितना आ गया 10 नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स तो निकलेगा ही। तो अब उसके बाद निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो 12 और माइनस 6 लिख देंगे, 12 माइनस 6। अगली बात, जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 हो जाएगा, ये और ये छोड़ लेंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ लेंगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 और प्लस 4 हो जाएगा, 24 प्लस 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो 18 माइनस 2 हो जाएगा, 18 माइनस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो माइनस 12 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 4। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ लेंगे तो माइनस 9 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 0। और इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 0, 6 माइनस 0। थोड़ा सा इसको सही से लिख दें अगर हम तो c बराबर ये 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 28 प्लस 16 और ये प्लस 10 और ये माइनस 16 और ये 9 और ये 6। तो ये तो सी आ गया। और हमको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है ना, हाँ ए इनवर्स निकालना है। तो पहले एडजॉइंट तो निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी का ट्रांसपोज हो जाएगा। और सी का ट्रांसपोज को लिख दें 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 28 16 10 माइनस 16 9 6 और लिख देंगे इसलिए ए इनवर्स बराबर, इसलिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1/10, यही होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। यानी कि 1/10 और एडजॉइंट ए यही है, नीचे लिख रहे हैं 1/10 और ये कितना है 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 28 16 10 और ये माइनस 16 और माइनस 9 6। तो ये हमारा ए इनवर्स हो गया। अब इधर का इरेज हम कर ले रहे हैं, बस बी से मल्टीप्लाई इसमें करना रह गया है। चलिए हम यहीं पर निकाल दे रहे हैं ना ए इनवर्स
बी इक्वल टू ए इनवर्स का मान निकाले हैं 1/10 और ये है 6 -3 -2 -28 16 10 और -16 9 6 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ b को, तो b हमारा ये है 8 3 -2। बस कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसका, ये 1/10 को अभी छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6/48 और -28 3 84 और +32 तो ये कितना आ जाएगा 40 30 70 10 80 4 हो जाएगा ना, ये 4 40 30 70 10 80 सॉरी -4 हो जाएगा -4। अब इसका गुणा इसमें हो चुका, अब इसका इसमें कर दें तो ये हो जाएगा -24 +48 और -18 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40 40 2 42 -42 हो जाएगा ये और +48 यानी कि आ जाएगा 6 तो ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो -16 और 10 33 और माइनस ये 12 हो जाएगा तो 16 बरा 28 28 में से 30 जाएगा तो 2 आ जाएगा। और यहाँ से चाहेंगे तो 10 से अगर भाग करके निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा -2/5, फिर कितना आ जाएगा 3/5 और फिर कितना आ जाएगा 1/5। तो ये हमारा x और y और z का मान हो जाएगा। तो एक काम कर लेंगे, थोड़ा सा x y z का मान इसमें रख करके समीकरण में सेटिस्फाई करके देख भी ले रहे हैं। तो हम अभी देखे हैं सब इरेज कर लिए हैं, बस जितनी की हमको जरूरत है उतना लिखे हैं। यहाँ पर इसको जब सॉल्व किए थे तो यहाँ पर क्या होगा उसमें देख लेंगे प्लस होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक आ गया था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और माइनस ये 12 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा टोटल का रिजल्ट 2 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर 1/10 लिखे वो 1/2 हो जाएगा, तो ये -2 और ये 3 और ये 1, ये हो जाएगा। जो यही होता है वो कौन होता है, वो कैपिटल X जिसको मैंने कहा था कि x y z। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2, y बराबर 3 और z बराबर 1। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं 8वां के क में लिखा हुआ है कि हल कीजिए 1 + y² + x - e टू द पावर -tan इनवर्स y dy/dx = 0। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल बनेगा नहीं, क्योंकि x और y एक साथ है वो कभी होगा ही नहीं। दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस चेक करना है, तो होमोजीनियस भी नहीं होगा क्योंकि जहाँ जहाँ x होना चाहिए सबको y/x के फॉर्म में चाहे x/y के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो लीनियर ही बस बचा। तो लीनियर के लिए क्या कर लेते हैं, इसको हम उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx = माइनस में होगा, लेकिन अगर इसको 1 + y² लिख लेंगे तो इसको पलट दे रहे हैं e टू द पावर -tan इनवर्स y और माइनस कितना कर दे रहे हैं x कर दे रहे हैं। लेकिन ये फिर वो dy/dx + py = q के फॉर्म में नहीं होगा, तो इसको इस बार एक बार ऐसे करके चेक कर लें तो ये हो जाएगा e टू द पावर -tan इनवर्स y -x और बटे में कितना हो जाएगा 1 + y²। अब ये हो जाएगा तो ये dx/dy और कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर के आएंगे क्योंकि x वाला पोर्शन इधर, क्योंकि dx/dy + px होता है, तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस 1/1 + y² ये x और इक्वल टू e टू द पावर -tan इनवर्स y और अपान में 1 + y²। यही कौन होता है p और ये कौन होता है q होता है। तो बस यहाँ पर if निकाल दें तो if इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर dy है अपान में। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है 1/1 + y² dy, यानी कि e टू द पावर tan इनवर्स कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन कितना लिख देंगे, इसलिए x × if = इंटीग्रेशन ऑफ q × if और यहाँ पर dy और प्लस c बाद में लिख देंगे। तो
तो ये आ जाएगा x इंटू आई एफ का मान है e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू q का मान है ये e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y और अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू q इंटू आई एफ ये है e टू द पावर tan इनवर्स y dy। तो ये तो ऊपर वाला टर्म खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस tan इनवर्स y है और ये tan इनवर्स y जोड़ देंगे तो e टू द पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ये dy और इसको क्या लिख देंगे tan इनवर्स y लिख देंगे और प्लस ये c हो जाएगा। तो ये x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे देखते हैं 8वें के ख में लिखा हुआ है कि हल कीजिए cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये तो होमोजेनियस तो होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात वेरिएबल सेपरेबल पहले हमको चेक करना है, तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होगा क्योंकि इसको इधर कर लेंगे तो x y एक साथ हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो हमको बस लीनियर ही चेक करना रह जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इम्प्लाइड dy बाई डी एक्स प्लस ये सेक स्क्वायर x y और इक्वल क्या कर रहे हैं, बस cos स्क्वायर x से दोनों पक्षों को भाग कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan x बटे में cos स्क्वायर x, साइन बटे में cos उसको अगर लिख देंगे तो साइन बटे में cos का क्यूब हो जाएगा। चाहे tan x लिख रहे हैं यहाँ पर ये tan x लिख रहे हैं और इंटू सेक स्क्वायर x लिख रहे हैं क्योंकि cos स्क्वायर x से भाग करेंगे तो यही ना होगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो p बराबर यहाँ पर कितना है, p बराबर है सेक स्क्वायर x है और q बराबर है tan x इंटू सेक स्क्वायर x। चलिए देखते हैं आई एफ निकाल दें। तो आई एफ बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर सेक स्क्वायर x का tan x होता है, तो e टू द पावर कितना हो जाएगा tan x। अब उसके बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और ये हो जाएगा dx इक्वल टू ये y इंटू आई एफ का मान है e टू द पावर tan x और ये q का मान है tan x और इंटू सेक स्क्वायर x इंटू ये e टू द पावर कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा, e टू द पावर tan x dx, tan x और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या है कि tan x को मान लेंगे तो tan x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट कर लें tan x इक्वल टू कितना t, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना के dt के, इसलिए y इंटू ई टू द पावर tan x इक्वल टू ये सेक स्क्वायर x dx के स्थान पर dt लिख लेना है हमको ये, और ये जो tan x है उसके स्थान पर कितना लिख देना है t, ये हो जाएगा t और ये e टू द पावर t, तो t इंटू ई टू द पावर t। बस इसी को हम इंटीग्रेट कर लें तो ये पहला ये दूसरा, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन हो जाएगा एक बार और t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस कितना हो जाएगा c के, इसलिए y इंटू ई टू द पावर tan x इक्वल टू t का मान रख लें, t की वैल्यू है tan x है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x इंटू ई टू द पावर tan x और माइनस ई टू द पावर tan x प्लस कितना हो जाएगा c के, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्लस इसको और अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर ये e टू द पावर tan x से दोनों पक्षों में भाग कर लेंगे तो हो जाएगा tan x ये ख़त्म और माइनस ये 1 हो जाएगा और ये प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan x हो जाएगा। ये भी आंसर दिया जा सकता है, c इंटू है ये आंसर। आगे चलते हैं। चलो 9वां का क में भी 2 सवाल दिया हुआ है, सॉरी 9 में भी 2 सवाल। तो पहले क हम देखते हैं, क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x अपान साइन x प्लस cos x और ये क्या है dx इक्वल टू कितना लाना है 1 अपान √2 log √2 प्लस 1, यही हमको लाना है। चलो देखते हैं। तो हम इसी को कह लेते हैं i,
LHS ले लेते हैं और LHS को क्या कर ले रहे हैं, I कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx और बटे में ये है sin x प्लस cos x के। एक बार प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई कर ले रहे हैं ताकि ऊपर से cos स्क्वायर वाला पोर्शन हट जाए। तो ये समीकरण नंबर 1 है। प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई कर लेंगे 0 to π/2 और cos स्क्वायर π/2 माइनस x तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x dx और बटे में ये तो वही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, मतलब cos हो जाएगा sin हो जाएगा, तो सब मिला जुला करके sin x प्लस ये cos x हो जाएगा। और इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2i इक्वल टू ये 0 to π/2 और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जिसका मान 1 हो जाएगा, तो इसलिए dx अपान sin x प्लस cos x हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे क्या करते हैं, एक है ना, तो हम करड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हर में, तो ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू ये कितना है 0 to π/2 और ये dx और ये हो जाएगा √2 और ये 1/√2 sin x और प्लस 1/√2 ये cos x, ऐसा कुछ हो जाएगा। बस ये हो जाएगा, ये 1/√2 को बाहर कर दें 0 to π/2 हो जाएगा और ये dx और अपान इसको लिख सकते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b, ये π/4 में sin π/4 का मान चाहे cos π/4 का मान ये होता है, तो sin इसको लिख सकते हैं sin x प्लस π/4 ये लिखा जा सकता है। इसको लिख देंगे तो 1 बटे करड़ी में 2 और 0 to π/2 और ये हो जाएगा कोसेक x प्लस π/4 और ये क्या हो जाएगा dx। तो कोसेक x का log tan x/2 होता है और नहीं तो log कोसेक x माइनस cot x होता है, तो कुछ भी लिख दें, चल लिख दे रहे हैं 1/√2 और log tan x प्लस π/4 और अपान कितना होता है 2, ये और लिमिट यहाँ पर लगा देना है, लिमिट हो जाएगी 0 to π/2 तो थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर लेंगे हम तो 1/√2 हो जाएगा और लिमिट रख लेंगे यहाँ पर π/2 अगर रख लेंगे तो log 10 और π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/4 और ये अपान में कितना है 2 ये, और फिर यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर उसके बाद लिख देंगे माइनस log जब 0 पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये π/8 तो कितना हो जाएगा log 10, इसको सॉल्व कर लेंगे 0 इसको रख देंगे तो π/8 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ ना, ये π/8 और ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा log ये 3π/ कितना हो जाएगा 8, 3π/8 सॉल्व करेंगे इसको तो 3π/8 आएगा और माइनस ये हो जाएगा log 10 3π/8 और माइनस log 10 π/8। बस एक स्टेप और, इसको इधर से इरेज कर दें तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइड, ये किसका मान है 2i का मान निकाल रहे हैं हम, तो 1 बटे करड़ी में 2 हो जाएगा और log 10 3π/8 का मान होता है √2 प्लस 1 याद करवाए हुए हैं और इसका मान होता है √2 माइनस 1, इसका मान π/8 का मान 10π/8 का मान √2 माइनस 1 तो माइनस log √2 माइनस 1, बस इसी को सॉल्व कर लें 1 बटे √2 और इसको लिख देंगे हम log m अपान n यानी √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1 हो जाएगा। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट ये ख़त्म हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1/√2 और ये इसको लिख सकते हैं log ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से अगर गुणा कर देंगे तो √2 प्लस 1 हो जाएगा और ये स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा √2 प्लस 1 तो नीचे तो 1 हो जाएगा और 1 खत्म हो जाएगा, बस इस 2 को कहाँ लेकर चले आएंगे पीछे लेकर चले आएंगे तो ये 2
2/√2 और ये log √2 प्लस 1 हो जाएगा। और ये है कितना का मान 2i का मान, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर 1/√2 log 2 प्लस 1। राइट, प्रूफ। यही हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x। चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम करते क्या हैं, ये 0 to π/2 ऐसे छोड़ देते हैं और इसको भी अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं dx, और नीचे वाले इस 1 को गायब करने के लिए 1 प्लस इसको लिख दे रहे हैं 2 cos। तो यहाँ पर ये 1 प्लस इस cos x के जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस इस sin x के स्थान पर 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 cos x dx, और नीचे जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम बना लेंगे। तो ये वाला 1 इससे 1 से खत्म हो जाएगा। इसमें से 2 cos x/2 को बाहर अगर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos x/2 और प्लस sin x/2, ये sin x/2। आगे अब उसके बाद ये जो है 0 to π/2 इस cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और नीचे ये है 2 cos x/2 और ये cos x/2 प्लस sin x/2। और हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में cos x/2 और दूसरे कोष्टक में, एक कोष्टक में cos x/2 प्लस sin x/2 और दूसरे कोष्टक में cos x/2 माइनस sin x/2। तो प्लस वाला टर्म कट जाएगा तो माइनस वाला बस ऊपर बचेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ऊपर cos x/2 माइनस sin x/2 वाला पोर्शन बचेगा क्योंकि प्लस वाला कट जाएगा, और नीचे ये बचेगा हमारा 2 cos x/2 ये dx। अब अलग अलग इस दो को तो पीछे लेकर के चले आते हैं, और ये 0 to π/2 और ये cos ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा tan x/2 हो जाएगा, और ये कितना dx। अब 1 का जो इंटीग्रेशन, ये तो 1/2, 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x हो जाएगा, और tan x का होता है log sec x, तो ये हो जाएगा log sec x। और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो 1/2 से इसमें क्या कर देंगे भाग, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 to π/2। बस लिमिट को रख लेना है। तो 1/2 जब x का मान यहाँ पर π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस ये हो जाएगा 2 log sec π/4 क्योंकि x के स्थान पर π/2 रखना है, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे 0। तो 0 जब लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस, ये 0 और माइनस जब यहाँ पर हम रखेंगे 0 तो ये कितना हो जाएगा sec 0 और sec 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 और log 1 का मान 0, तो टोटल मिलाकर के ये भी कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस sec into, और इसको क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं क्योंकि ये cos 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है, तो sec 45 अंश का मान √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log √2 के। अब चाहें तो इस 2 को इस पर पावर भी लगा सकते हैं, ये जो हमारा 2 है इस पर पावर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये π/2 माइनस log 2 भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि करड़ी में 2 पर पावर जब 2 हो जाएगा तो करड़ी गायब हो जाएगी, तो यही पर हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये 8 नंबर में जो भी प्रश्न दिए गए थे बहुत कठिन नहीं दिए गए थे, बस इतना था। तो अब हम लोग जो है कि ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो पेपर सॉल्यूशन लेकर के हम नहीं आएंगे। अब जो भी है आपको खुद से अब बस 1 दिन का टाइम बचा हुआ है, मेहनत कर लेंगे। हाँ, एक बार कुछ जो है कि सुझाव को लेकर के कल हम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।